हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। तो हम लोगों ने पीछे फिज़िक्स की 2 क्लास देख ली हुई है, मीन्स हम सब ने 2 पार्ट किया हुआ है। आज फिज़िक्स का तीसरा पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, हम मात्र उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो हमारी हेडिंग कौन सी आती है? वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारी आज की हेडिंग है। अब ध्यान दीजिए, आप खुद देख सकते हैं, ये 6, 7, 8, 9, 14, 16 और 19 में पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मीन्स इस क्वेश्चन का भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कंबाइंड करके आया हुआ है। मीन्स क्वेश्चन बोला क्या गया है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, फिर इसके ही आधार पर वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कीजिए। तो इस तरीके से जो हमारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये 5 नंबर का मीन्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीन्स लॉन्ग में ये पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, पहले फिगर देखते हैं। फिगर हमारे पास ये है। चलिए थोड़ा पहले फिगर बारे में समझते हैं। मान लीजिए या माना ये मेरे पास क्या है, कोई वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार लूप चाहे बोलिए, चाहे वृत्ताकार कुंडली बोलिए, कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें ये हमारे पास ए क्या है, ए रेडियस है, ए त्रिज्या की क्या है, तार है, ए त्रिज्या की तार है, जो इस लूप के रूप में क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें धारा कौन सी बह रही है, आई बह रही है, धारा आई बह रही है। अब जिन लोगों ने 2 वीडियो देख लिया हुआ होगा उनको इतना कंप्लीट हो चुका होगा कि हमारे पास ये बी क्या होगा, बी हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आइए और समझते हैं डेल्टा एल। तो डेल्टा एल दोनों क्लास में डिस्कस किया गया है। डेल एल क्या होता है या डेल्टा एल क्या होता है, एक छोटे से अवयव खंड की लंबाई होती है। क्या होती है, एक छोटे से अवयव खंड की लंबाई होती है। ठीक, शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो आइए एक बार हम डिस्कशन करते हैं मास थ्योरी की। इसके बारे में थ्योरी अगर हमको एग्जाम में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, माना कोई एक वृत्ताकार कुंडली, माना कोई एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें ए रेडियस का कोई तार इस वृत्ताकार लूप में मुड़ा हुआ है, और इस वृत्ताकार कुंडली में धारा आई बह रही है। धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। अगर हम बात करें सेंटर की, इसका सेंटर क्या है, ओ, केंद्र ओ है, जिस पर हमें क्या हमें करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट पूरे वृत्ताकार कुंडली के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, वो इसको पहले एक छोटे से खंडों में विभक्त कर लिया गया है। मीन्स डेल एल के फॉर्म में कई खंड डिवाइडेशन है। ठीक है, तो हम मात्र यहाँ डेल एल की बात करते हैं। मीन्स हम पहले इसी के लिए हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्लीज़ अब जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनके लिए अब सरल लगेगा, मीन्स सरल होगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार अवयव डेल एल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो ये आपको कन्फर्म होगा, कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए।
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो बायोसॉलिड में यही तो है ना, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान और स्क्वायर। ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे सर्कल में या हमारे वृत्ताकार कुंडली में रेडियस आर जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे इस समय मेरे पास क्या है, आर बराबर ए, मीन्स आर इज इक्वल क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। तो शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास थीटा का मान क्या लिया गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों लिया गया, इसका देखिए आपके सामने रीजन लिखा गया है। रीजन क्या है, चूंकि परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत होती है। तो लंबवत की कंडीशन में हम थीटा क्या लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देखिए खुद समझिए। तो अगला लाइन देखते हैं हम। ये हमारा मेन तो होगा ही। अब हमने क्या कर दिया अगले स्टेप हमने क्या किया हुआ, जहाँ पर थीटा था वहाँ पर हमने क्या किया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया गया है। क्या रख दिया गया, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। अब आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए अगले स्टेप में क्या किया गया, जहाँ पर 90 था वहाँ पर कितना रख दिया गया, 1 रख दिया गया है। और सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए अगले स्टेप में क्या किया गया, उसी 1 का क्या कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई सब पूरे में कर दिया गया है। मीन्स डेल बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल अपान ए स्क्वायर। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज़ देखिए आपकी एक कंप्लेन क्या है, कम से कम आपसे निवेदन यह है कि हमें कमेंट करके बताया करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या समस्या हो रही है समझने में, ताकि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चे कोचिंग कर पाएँ, तो इसलिए आपके पास एक रास्ता तो है ही ना, कम से कम आप कमेंट कर ही सकते हैं, ताकि जो भी आपकी दिक्कत हम उसको सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूं कि आप उसको पूछिए, नहीं तो हमेशा के लिए आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये आपके लिए हमेशा एक दिक्कत के रूप में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, पूरे लूप के लिए। किसकी हम बात करते हैं, पूरे लूप की हम बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस समय हमारे पास मेन इक्वेशन यही रहेगा, कौन सा, डेल बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल अपान ए स्क्वायर। अब देखिए अगले मैंने क्या किया हुआ, पूरे लूप के लिए मैंने आपसे पहले बोला कि पहले हमने एक छोटे से खंड की बात किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ, एक छोटे से खंड की बात किया हुआ है। अब हम क्या रहे हैं, पूरे लूप की हम बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे लूप की हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। अब आपने क्लास 10 पढ़ा होगा, पूरे का मतलब क्या होता है, हम समेशन लेते हैं। समेशन सिग्मा आपने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, सिग्मा। हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सिग्मा। सिग्मा का तात्पर्य क्या होता है, सिग्मा की हिंदी क्या होती है, समस्त योगफल। क्या होता है, समस्त योगफल। अब भाई चाहे बायोलॉजी वाले हैं चाहे मैथ वाले हैं, कम से कम 10th में तो उन्होंने मैथ लिया हुआ होगा, या कहीं ना कहीं आपने सिग्मा का मतलब तो समझा ही होगा, सिग्मा का मान आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया हुआ है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, ये आपका हेड चलेगा, हेड रहेगा ये। अब देखिए इसी पर हम डिपेंडेंट चेक करते हैं। डेल भी क्या था, हमारे एक छोटे से खंड की लंबाई थी। डेल भी क्या थी, एक छोटे से खंड की लंबाई। तो बताइए पूरे के लिए बी बन जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो पूरे के लिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या बन जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ, मात्र इसका सिग्मा लिखा गया और कुछ भी नहीं किया गया है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किया गया है, b इज इक्वल मेजर अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर
सिग्मा ऑफ या समेशन ऑफ डेल एल मीन्स क्या किया गया है, जो हमारे कांस्टेंट फॉर्मेशन है उनको बाहर कर दिया गया है और डेल एल को हमने क्या कर दिया, अंदर कर दिया। अब थोड़ा सा पहले आप समझिएगा डेल एल का मतलब क्या है। डेल एल एक छोटे से अवयव खंड की लंबाई थी, तो अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया, डेल एल डेल एल डेल एल, मतलब इस तरीके से कई पार्टों में अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरे के पूरे सर्कल की हमको लंबाई मिल जाएगी। अब बताइए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब सर्कल की लंबाई का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि। सर्कल की लंबाई का मतलब क्या होता है, वृत्त की परिधि। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो देखिए वही चीज़ लिखा गया है, समेशन ऑफ डेल एल इज इक्वल 2 पाई आर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो फिगर में वो हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ, इसलिए यहाँ क्या लिख दिया गया, 2 पाई ए लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले में क्या किया गया है, अगले स्टेप में b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपान ए स्क्वायर, इसी क्या कर दी गई, वैल्यू रख दी गई, मीन्स यहाँ क्या रख दिया गया, 2 पाई ए रख दिया गया। क्या आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज़ मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चूँकि देखिए पढ़ाने का मतलब क्या है, आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, ये आपसे बार बार निवेदन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, मैंने क्या किया हुआ, तो देखिए ए से एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या क्या, म्यू 0/4 पाई आई, ए के हमारा कैंसिल हो चुका है, 2 पाई मीन्स 2 पाई आई अपान ए। अब देखिए 2 पाई से 4 पाई मीन्स 2 दूना 4, ये कटिंग कर लिया गया है। तो बताइए बचेगा क्या, b इज इक्वल टू म्यू 0/2 आई अपान ए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैसे हमारा क्या हो गया, यही इसका डेरिवेशन है, लेकिन फिर भी चलिए हम एक लाइन और बढ़ाएंगे। क्या होगा, यदि फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, मीन्स इफ नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज कैपिटल एन हो, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0/2 एन आई अपान ए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ये डेरिवेशन हो जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, मीन्स पहला पार्ट दूसरा पार्ट, वो पहले उसको देखें, तब उनको ये आसानी से वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो आपके लिए हमेशा की प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये डेरिवेशन इसका कंप्लीट होता है। देखिए कितना सरल है और पूछा कितनी बार गया है, बस हमें क्या करना, हमें कंसंट्रेट होना है, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। चलिए अगले हेडिंग तरफ हम बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अगली हेडिंग क्या आती है, अगली हेडिंग है एम्पियर का परिपथनीय नियम। हेडिंग हमारी क्या आती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात आपको क्या ध्यान देनी है, एग्जाम में इससे पूछे क्या जाते हैं, एग्जाम में इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, इसके अनुप्रयोग, इनके लगभग 2 से 3 अनुप्रयोग हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए। अब देख लीजिए यही क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया आपको, 2014 में, 2015 में और 2019 में पूछा गया है। अब प्लीज चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट मीन्स एम्पियर का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन या कोई भी स्टेटमेंट आप रटने की कोशिश न करिए। अगर आप रटना ही चाहते हैं, आपको रटना क्या है, मीन्स आपको तैयार क्या करना है, ये इक्वेशंस, जो इक्वेशंस लिखे जाते हैं, क्या लिखा गया है, क्लोज्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड मीन्स सर्कल है, फिर इस पर समाकलन चिन्ह लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी में बात करें तो
बंद परिपथ में या बंद परिपथ का रेखीय समाकलन, बंद परिपथ का रेखीय समाकलन। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले एक बार चलिए 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं। क्लोज्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू डी एल इज इक्वल म्यू जीरो आई। फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, क्लोज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इज इक्वल म्यू जीरो आई। अब देखिए वेक्टर का चिन्ह आपको उस समय एग्जाम में याद रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेरे साथ आपको इतना ही दोहराना है, क्लोज्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल क्लोज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इज इक्वल टू आई। अब पहले यहाँ अलग अलग मतलब समझते हैं। b तो आपको अब पता चल ही गया होगा, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। डेल एल क्या है, अवयव खंड की लंबाई, पीछे आप बार बार पढ़ ही रहे हैं। म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो जिन्होंने पहला वीडियो देखे, देखिए मैं वहाँ डिस्कशन मैंने वहाँ किया हुआ है। म्यू जीरो क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में चुंबकशीलता, निर्वात अथवा वायु की क्या होती है, चुंबकशीलता होती है, और आई क्या है, धारा है। तो आइए अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डेफिनेशन अपनी बनाते हैं, मीन्स स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ध्यान दीजिएगा समाकलन का चिन्ह तो है, कन्फर्म है, आप कोई दिक्कत इसमें है नहीं। क्लोज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स बंद परिपथ भी है, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का क्या होता है, म्यू जीरो गुना होता है। यही क्या इनका स्टेटमेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट क्या है, नोट्स आप अभी से बनाते चलिए, क्योंकि कोई कन्फर्मेंस नहीं है कि लॉकडाउन कब खुले कब ना खुले। हाँ, और एक चीज़ आपको ये भी करना है, अपने दोस्तों को आप शेयर कर दिया करिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके, मीन्स वो भी इस वीडियोज़ को देख पाएँ और वो भी अपना नोट्स तैयार कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो शायद स्टेटमेंट को आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट आपको तैयार हो जाएगा, तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, इसका प्रूफ करना है, मीन्स इसकी उत्पत्ति करनी है, इसका डेरिवेशन करना है कि हम इस फार्मूले को कैसे प्रूफ करेंगे। फार्मूला प्रूफ करने से पहले आइए पहले हम फिगर देखते हैं। अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर में हमारा बना क्या है क्या नहीं है, चलिए समझते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई आपको दिख क्या रहा होगा, एक्स वाई मीन्स एक्स वाई क्या है, कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार है। एक्स वाई क्या है, कागज के तल के लंबवत मीन्स कोई कागज है, उसके परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत क्या है, तार है। ठीक है, तार क्या हमारे पास एक्स वाई है। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सर्कल ही है। अब इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। DL आपको समझ में, DL में कोई दिक्कत नहीं होगी। DL मीन्स ड्राइवरी लाइसेंस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर एक छोटे से अवयव खंड की लंबाई की बात की जा रही है। चलिए यहाँ पे आई आपको कन्फर्म पर है, आई क्या हमारे पास करंट है। तो एक बार फिर से मैं थ्योरी को रिपीट कर रहा हूँ। माना एक लंबी तार एक्स वाई कागज के तल के लंबवत है, ठीक है। एक क्या हमारे पास एक कोई वृत्त है, एक कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या r है, और इसकी परिधि पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताएंगे। B और DL किसकी बात कर रहे हैं, B एंड DL की हम बात कर रहे हैं। अब बताइए क्या इनके बीच कोई एंगल बन रहा है, मीन्स कोई कोण बन रहा है। अब ध्यान समझिए थोड़ा सा, अगर इस तरीके से होता
तो हमारा 90 अंश होता है। क्या ऐसी कोई यहाँ पोजीशन है? ऐसी कोई पोजीशन तो यहाँ पे है नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे पास बी और डी एल के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे? एंगल क्या मान चलेंगे? थीटा इज इक्वल टू 0 अंश। क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा वैल्यू क्या होगी? 0 अंश पाई जाएगी, मीन्स 0 डिग्री होगी। तो क्या हम डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। तो शायद स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट आप प्लीज़ 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रूफ सिंपल हैं, बस आपको कंसंट्रेट होकर उन चीज़ों को 1 से 2 बार दोहराना है। सबसे टफ अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन सब की बात करें तो सबसे टफ पेपर जो बोर्ड एग्जाम का बनता है वो फिजिक्स का ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ना हमें है। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल की संख्या इस समय या न्यूमेरिकल का वेटेज इस समय बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम होता है इन कंपेयर टू थ्योरी। तो मैं अभी इस समय थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं। अब जिन्होंने डेरिवेशन कौन सा? परिमित लंबाई वाला, एक हमने डेरिवेशन बताया ना, सेकंड डेरिवेशन परिमित लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया? वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो देखिए आपको याद होगा, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको कंफर्म होगा, हमने वहाँ बताया था B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2I/r चाहे लिखा जाए, या B इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I/r। तो शायद इस पहले इक्वेशन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा हुआ है, रूल्स में लिखा गया था क्लोज्ड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू 0I। तो हमने वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कौन से पोर्शन में लिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड का हमने यहाँ पोर्शन लिया हुआ है, वो क्या है? क्लोज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन B इंटू डी एल इज इक्वल टू। अब देखिए ये कहाँ से आया? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अब जिन लोगों ने सीरियस होकर क्लास 11th को पढ़ा होगा तो उन्होंने वेक्टर चैप्टर में, कौन चैप्टर में? वेक्टर चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? A डॉट B इज इक्वल AB कॉस थीटा। शायद आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा था। देखिए चलिए मैं वहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहले आपने वहाँ 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉट वेक्टर या स्केलर वेक्टर, और एक हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है। तो ये हमारा कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर है कि डॉट है? सॉरी, स्केलर डॉट एक ही होता है। तो यहाँ पास कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, मीन्स A डॉट B इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है AB कॉस थीटा। तो इसी के माध्यम से यहाँ फॉर्मूला हमारा क्या तैयार हो गया है? BDL कॉस थीटा। मीन्स A की जगह मेरे पास B पड़ा हुआ है और B की जगह हमारे पास क्या है? DL है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ क्या हो गया? BDL कॉस थीटा बन गया। तो शायद यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मैंने फिगर में आपसे डिस्कस कर लिया था, क्या फिगर मैंने आपसे डिस्कशन किया था? थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0 अंश है। अब कॉस यहाँ क्या बन जाएगा? लिस्ट में कॉस 0 अंश बन जाएगा। तो बताइए कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। भैया मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, जो मैथ वाले उनका मान लीजिए बार बार रिपीटिशन हो रहा है। मैथ में किसका क्या मान होता है? साइन 90 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, इस तरीके से मान लीजिए हमेशा हैबिट बन रही है। लेकिन प्लीज़ बायोलॉजी वाले टेबल जो आपने क्लास 10 में पढ़ा हो, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60, 90, इस तरीके जो आपने पढ़ा हुआ टेबल, उसको प्लीज़ लिख कर
उसको रट डालिए, चूँकि फिजिक्स में हर जगह इनका यूज होगा, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले और मैक्सिमम जगह 3 चीज़ें मैथ की यूज होती हैं। क्या क्या? कहीं कहीं अवकलन, कहीं कहीं समाकलन और कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। चलिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या किया गया है, इसी को लिखा गया है BDL cos 0 cos 0 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। अगर आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा आप करिए वही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ अगले स्टेप में, B को हमने बाहर ले लिया, DL को अंदर कर दिया गया। अब फिर ध्यान समझिएगा, DL क्या है, छोटे छोटे अवयव खंडों को जोड़कर, छोटे छोटे अवयव खंडों को जब हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, पूरे के पूरे सर्कल की हमको लंबाई मिल जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया हुआ है, क्या लिखा गया है, क्लोज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन DL क्या है, वृत्तीय पथ की लंबाई है। अब बताइए पूरे पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है, अर्थात वृत्त की परिधि, अर्थात वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगले स्टेप में क्या है, यही आपका लिखा गया है, B इंटू DL इज इक्वल टू B। अब ध्यान दीजिए इसकी जगह क्या रख दिया गया, 2πr। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ा था, इक्वेशन 1, इक्वेशन चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या था इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है B की वैल्यू कितनी, μ0/4πi/r। अब इसी वैल्यू को क्या कर दिया कि वहाँ पर स्थापित कर दिया गया, वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो देखिए क्या क्या किया गया यहाँ पर, समझ लीजिए थोड़ा सा। B इंटू DL इज इक्वल टू B का मान कितना रखा गया, μ0/2πi/r, μ0/2πi/r, ये आपका 2πr वैसे लिखा गया है। तो देखिए 2π आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और r से r आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, क्लोज पाथ ऑफ इंटीग्रेशन B इंटू DL इज इक्वल टू μ0I। तो यही क्या है, इसका प्रूफ है। तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैं फिर से बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दिया करिए और वीडियो को कम से कम लाइक कर दिए, ताकि कम से कम देखिए आपका लाइक करना वीडियो को समझ लीजिए हम सब के लिए, हम अध्यापकों के लिए एक टॉनिक होती है, मीन्स हमें प्रोत्साहित करती है और भी हम वीडियोज़ बनाएं। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करिए और वीडियो को तो लाइक कर दिया करिए। तो दोस्तों या स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो जितनी हैं, चाहे वो फिज़िक्स की हैं चाहे वो मैथ की हैं, आप तक आसानी से पहुंचाई जा सकें। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।